पिछले 2 दशकों में इंडिया में फॉरेस्ट फायर की घटनाएं 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। साल 2000 में 3082 फॉरेस्ट फायर की घटनाएं रिपोर्ट हुई थी, जो बढ़कर 2019 में 30,947 हो गई और इस साल 2022 में जनवरी से मार्च के बीच 1,36,604 फॉरेस्ट पॉइंट देखने मिले हैं। इन सभी बढ़ते फॉरेस्ट फायर की घटनाओं का कारण सिर्फ हीट वेव नहीं है। बढ़ते फॉरेस्ट फायर की घटनाओं का वन ऑफ द रीज़न हीट वेव है, लेकिन दूसरे बड़े कारण जो हीट वेव के लिए रिस्पॉन्सिबल है हम वीडियो में आगे जानेंगे। उससे पहले समझ लेते हैं कि हीट वेव होती क्या है। जब किसी भी रीजन के नॉर्मल टेम्परेचर में 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, उसे हम हीट वेव कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिल्ली में अगर समर्स का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और ये जब 41.5 डिग्री से आगे बढ़ जाए, हम कह सकते हैं कि हीट वेव आई है। पर्टिकुलरली अगर रीजन्स वाइज देखें तो प्लेटूज़ में यानी पठारी प्रदेशों में जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ जाता है, उसे एज हीट वेव कंसिडर किया जाता है। कोस्टल रीजन्स के लिए ये टेम्परेचर लिमिट 37 डिग्री सेल्सियस है और हिली एरियाज़ के लिए 30 डिग्री सेल्सियस। किसी पर्टिकुलर एरिया में हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होने की वजह से उस एरिया से हीट बाहर एस्केप नहीं कर पाती और सनलाइट से आने वाली हीट इस हाई प्रेशर एरिया में ट्रैप होने लगती है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एयर का, सॉइल का और वेजिटेशंस का मॉइस्चर कम हो जाता है, जो फॉरेस्ट फायर्स के लिए एक फेवरेबल कंडीशन प्रोड्यूस करता है। WWF इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 75% से ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स के लिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबल है और 2022 में बढ़ते हुए फॉरेस्ट फायर्स का कारण हीट वेव्स के साथ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी है, जैसे चरवाहा जंगलों में जानवर चराते वक्त सिगरेट बीड़ी पीकर वही फेंक देते हैं, जिससे आग लग जाती है। किसान खेतों को साफ रखने के लिए खेत का कचरा जला देते हैं, जिससे कभी कभी ये आग जंगलों तक फैल जाती है। कई लोग जंगलों में कैंपिंग के लिए जाते हैं और वहाँ कैंप फायर्स की वजह से भी कई बार जंगल में आग लग जाती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो फॉरेस्ट रिजर्व्स होते हैं वहाँ ह्यूमन एंट्री अलाउड नहीं होती। इन सभी फॉरेस्ट फायर्स की वजह से और ह्यूमन इंटरवेंशंस की वजह से हुआ बायोडाइवर्सिटी लॉस हम जितना सोचते हैं उससे कई ज़्यादा खतरनाक है। क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए फॉरेस्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है। ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन जैसे CO2, जो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण है। फॉरेस्ट CO2 यानी एटमॉस्फेरिक कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्लाइमेट चेंज को रोकने की कोशिश करते हैं। इस तरह से हम अपने हथियारों को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग क्लाइमेट चेंज को लेकर उतने कंसर्न नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाले टेम्परेचर चेंजेस और चेंजिंग वेदर पैटर्न्स का इम्पैक्ट इंडिविजुअल लेवल पर उतना ज़्यादा नहीं पड़ता। हम सोचते हैं कि अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हम AC चला लेंगे, लेकिन हम कभी उन लोगों के बारे में नहीं सोचते जो AC अफोर्ड नहीं कर सकते। कोस्टल रीजन में टेम्परेचर चेंजेस के परिणाम और भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। पठारी प्रदेशों में रहने वाली पॉपुलेशन ड्राई एयर की वजह से ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन सस्टेन कर पाती है। गर्मी की वजह से पसीना आता है, पसीना बॉडी से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और ड्राई एयर होने की वजह से भाप बन जाता है, जिसकी वजह से बॉडी कूल होती है। लेकिन कोस्टल रीजन्स की एयर ह्यूमिड होती है, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है और ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से पसीना इवेपोरेट नहीं हो पाता और बॉडी कूल नहीं हो पाती। कोस्टल रीजन्स में एक एक्लिमेटाइज्ड पर्सन के लिए भी, एक्लिमेटाइज्ड यानी ऐसा पर्सन जो कोस्टल एरिया के क्लाइमेट को अडॉप्ट कर चुका है, ऐसे पर्सन के लिए भी 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कोस्टल रीजन्स में डेडली हो सकता है। ऐसी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में लोग हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प, हाइपरथर्मिया, ऑर्गन फेलियर्स और कोस्टल रीजन्स में एडिमा, इन जैसी चीज़ों से ज़्यादा सफ़र कर सकते हैं। अस्थमा और COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर जैसे डिजीज़ से सफ़र करने वाले लोगों के लिए हीट वेव और फॉरेस्ट फायर जैसे कंडीशंस में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। एयर क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है और टॉक्सिक गैसेस एटमॉस्फेयर में अक्यूमुलेट होने लगते हैं। अल्टीमेटली ये सभी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस और टेम्परेचर चेंजेस क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हमें कम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। कम्प्रिहेंसिव अप्रोच से मेरा मतलब है, जैसे हम पोल्यूशन कम करने के लिए गाड़ियाँ कम चलाने की बात करते हैं, या फिर दिल्ली में जैसे ऑड इवन का कॉन्सेप्ट चला था, तो सिर्फ गाड़ियाँ कम चलाने से या फिर ऑड इवन जैसी चीज़ों से काम नहीं चलने वाला। तो हमें ऑटोमोटिव सेक्टर में नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना होगा, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ऑल्दो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अभी चल रही बुरी कंडीशन को सुधारने के हिसाब से ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। ये ऑड इवन जैसी चीज़ें इतनी ईजिली एक्सेप्टेबल और कन्वीनियंट नहीं है, लेकिन जब कोई ऑप्शन ना हो तो ऑफकोर्स इस तरह के रास्ते अपनाने पड़ते हैं। क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए गवर्नमेंट्स को भी प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन लेना होगा और अपनी पॉलिसीज़ में बदलाव लाने होंगे। फॉसिल फ्यूल्स की सब्सिडीज़ को कम करना होगा और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा इंसेंटिव्स देने होंगे। कार्बन टैक्स लगाना होगा, जिससे कॉर्पोरेट्स खुद ही रिन्यूएबल सोर्सेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगेंगे। हमें अपने फॉरेस्ट रिजर्व्स को बढ़ाना होगा, जिससे बचे हुए फॉरेस्ट बचे रहें। जो फॉरेस्ट ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं उन्हें रीग्रो करने की ओर भी ध्यान देना होगा। गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन के साथ प्राइवेट प्लेयर्स को भी यहाँ आना चाहिए, क्योंकि कई बार जो काम गवर्नमेंट्स डायरेक्टली नहीं कर सकती वो प्राइवेट प्लेयर्स की हेल्प से कर लेती है। आई होप अब तक आपको समझ आ गया होगा कि क्लाइमेट चेंज कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, और अगर हम आज इसे रोकने के लिए कुछ नहीं करते तो हर रोज़ हमें उसी पेन से गुजरना होगा जो एक ट्रेडर स्टॉक मार्केट में लॉस बुक करने के बाद फील करता है कि मैंने वक्त रहते सेल्स टैग क्यों नहीं लिया।